हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की 12वां लेक्चर लेके आए हुए मेरे प्यारे दोस्तों। और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्लास 12 में यूपी, झारखंड, राजस्थान, एमपी हर एक बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर यह है, ठीक है, हर एक बोर्ड के लिए। तो आप लोग हर एक बोर्ड किसी भी बोर्ड से है, ये नहीं कि हम जितना बोर्ड के अभी नाम बोले सिर्फ उतना ही बोर्ड के बच्चों इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जितना से जितना होंगे आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऑल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों के लिए 5 से 6 नंबर के कितने 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यह एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या, एक ही क्वेश्चन में से 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यह डिपेंड करते हैं बोर्ड पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि झारखंड बोर्ड में 6 नंबर में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी यूपी बोर्ड में भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड पे भी क्लियरली निर्भर नहीं करता है कि क्या होता है। तो पहले हम इसके लिए हम इंट्रोडक्शन अभी हम समझा देते हैं कि इस यानी कि रैखिक प्रोग्रामन में इंट्रोडक्शन यानी कि उदाहरण क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल से कुछ यानी कि रूल रेगुलेशन आप लोगों को समझा देंगे, उसके बाद मैंने एक फिगर के ज़रिए आप लोगों को समझा देंगे। तो आई होप कि आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले अब देखिए, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए मैंने टॉपिक बना के लाए हुए हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डेफिनेशन। तो इम्पोर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उन बातों को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखिएगा, थोड़ी सी जल्दी समझाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग उसको बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या वह समस्या है जो जिनके चरों के रैखिक फलन के अधिकतम अथवा न्यूनतम मान को ज्ञात करने से संबंधित फलन को उद्देश्य फलन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग से कोई उद्देश्य फलन पूछ दे कि उद्देश्य फलन क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या बताएंगे। तो 1 नंबर की डेफिनेशन ऑल आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ, जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत इष्टमीकरण किया जाता है उनको ही व्यवरोध कहते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा उसको जो हम संतुष्ट करने सिखाएंगे उसको व्यवरोध कहते हैं। इन दोनों परिभाषा को, सबसे पहले उद्देश्य फलन किसे कहते हैं वह आप लोगों को बता देना है किसे कहते हैं। उसके बाद अवरोध पूछेगा, व्यवरोध क्या है, तो व्यवरोध आप लोग बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, व्यवरोध होता कैसे, किस तरह सिंबल से उनको डिनोट किया जाता है, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर इक्वल, इस सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग इतने बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद सुसंगत क्षेत्र के अंत भाग के तथा सीमांत बिंदुओं के व्यवरोध के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करता है। देखो, बोला गया है क्या, सुसंगत क्षेत्र के अंत भाग के तथा सीमांत बिंदु व्यवरोध के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो मान दिया होगा उसको इक्वल टू में डिनोट करने के लिए सुसंगत हलों को प्रदर्शित करना कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि उनको भी समझ गए हो। अब देखो, एक रैखिक समस्या को हल करने के लिए निम्न बातों को ध्यान से रखना होगा। यानी कि जैसे मैंने अभी हम रैखिक प्रोग्राम हम अभी जो आप लोगों को हम जैसे क्वेश्चन के एग्जांपल से आप लोगों को जब समझाएंगे उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बातें आप लोग याद रखिएगा, सभी दी गई समीकरणों को रैखिक समीकरण में व्यक्त करेंगे। यानी कि जितने भी व्यवरोध दिया हुआ होगा, यानी कि जितने भी असमीकाय दिया होगा उसको रैखिक समीकरण में यानी कि डिनोट करना है। लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के जरिए व्यवरोध दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसको हमको किस तरह यानी कि डिनोट करना है, उसको तुरंत बिना कुछ सोचे और समझे डायरेक्ट रैखिक समीकरण में
कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। डोंट वेरी। उसके बाद दूसरा ध्यान में क्या रखना है, दूसरी बातें ध्यान में रखने वाले हैं, सभी समीकरणों और ऋणात्तर व्यवरोधों का आलेख खींचिए, यानी कि सब की एक आलेख खींचना है। ठीक है, आप लोग ग्राफी विधि 10th क्लास में भी सीखे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 11th में भी सीखे होंगे, 9th में भी सीखे होंगे, 8 में भी सीखे होंगे। आई होप कि अगर उतना दूर से पढ़े आ रहे हैं तो आप लोग हर एक चीज़ को क्लियरली समझ में आते होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग देखिएगा, उसके बाद दिया हुआ है क्या, सभी समीकरणों के ऋणात्मक व्यवरोध का आलेख खींचिए। हमें अब उतनी ही रेखाएं प्राप्त होगी जितनी की समीकरण और असमीकाएँ की संख्याएं हैं। देखो हम लोग 10th क्लास में ई वाला ग्राफ पढ़ते आ रहे थे, आए थे कि नहीं? हाँ, लेकिन इसमें हमको उतनी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतनी। ठीक है, इसी में आप लोगों को हर एक चीज़ समझा देंगे कैसे क्या किया जाता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या था, उतना अगर समझ गया तो उसके बाद ध्यान दो। देखो क्या दिया हुआ है, सुसंगत इस प्रकार खींची गई रेखाओं को परिबद्ध सुसंगत बहुभुज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस तरह जो एंगल दिया हुआ रहेगा, एंगल के जैसा आप लोगों को ग्राफ खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक स्पष्टीकरण बाहर की ओर होगा, एक स्पष्टीकरण अंदर की ओर होगा। जब ऐसा स्पष्टीकरण दिखेगा, यानी कि लिनियर खिंचा हुआ रहेगा, उसी में स्पष्टीकरण में एक व्यवरोध, इसका मान 0 लिया जाता है, यानी कि ओरिजिन 0 0 से, और जो पॉइंटेज दिया हुआ रहेगा उस पॉइंटेज के ज़रिए आप लोगों को हर एक सुसंगत बहुभुज से प्राप्त होगा, जिससे हमको यह डिफाइन होगा किस में अक्स कम दिया जाएगा, किस में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, सुसंगत बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक उद्देश्य फलन में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, हर एक सुसंगत बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष को निर्देशित करना है कि किस बिंदु पे कितने मान आ रहे हैं। उसके बाद निर्देशित प्रतिस्थापित मान इस बात को पुष्टि करते हैं जिसकी मान अधिकतम या फिर न्यूनतम मान को एक अलग डायरी में लिखे जाते हैं, यानी उसी में लिखे जाते हैं, बट अंतिम में क्या लिखे जाते हैं, उसके अधिकतम या फिर न्यूनतम मान, यानी कि पूछे जाएंगे क्वेश्चन में कि आपको अधिकतम मान को निकालना है या फिर न्यूनतम मान को निकालना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम मान को निकालने के लिए जब बोलेगा तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। तो अब बिना लेट के अब मैंने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, साथ में उदाहरण भी समझाएंगे और साथ में क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, तो अब बिना लेट के अब मैंने आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात प्रश्नावली 12.1 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है, और क्लास भी 12 है। ठीक है, और इसके पहले की जितनी भी सारे चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेके 11 तक की पढ़ाई इस चैनल पे किया गया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो में जाइएगा, वीडियो में जाके जितने भी सारे वीडियोज होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब बिना लेट के अब इसको हम समझाने की चेष्टा करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न क्या दिया हुआ है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न ग्राफी से निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए, यानी कि ग्राफी विधि से नीचे दिए हुए रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न अवरोधों के अंतर्गत अवरोध क्या है, अवरोध z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। इसका देखो हम बोल दिए थे कि अधिकतम या फिर न्यूनतमीकरण मान निकालने के लिए आप लोगों को बोले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें तो वह चीज़ नहीं दिया हुआ है कि अधिकतमी निकालना है या फिर न्यूनतमी। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया गया है कि अधिकतमीकरण मान निकालना है, क्या अधिकतम मान निकालना, क्या निकालना, अधिकतम मान। तो आई होप कि आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। तो मेरे को अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार उद्देश्य फलन के लिए प्रश्नानुसार, यानी कि अब प्रश्न के
जरिए आप लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे कि क्या इसमें बोलना चाहता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो प्रश्न के अनुसार समझाएंगे तुम लोगों को। देखो हम क्या बोले थे, अवरोध में चेंज करना है। किसको? अवरोधों को व्यवरोध में चेंज करना है। देखो z इक्वल टू 3x + 4y दिया हुआ था, गिवेन था कि नहीं? बिल्कुल था। अब देखो यहाँ पे बोला गया था या फिर x का मान 0 से छोटा रहेगा या फिर y का मान 0 से छोटा रहेगा। डन, समझ गया? हाँ, अब देखो जिसके जिधर से मुंह खुला रहेगा यानी कि 0 से बड़ी y है वही तो बोल रहा है ग्रेटर देन, बोल रहा है कि ना? तो आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से समझते जाइएगा। अब देखो रेखा x + y = 4, बिंदु A40। अब बिंदु 40 कैसे आ गए? आप लोग तो इस कंफ्यूजिंग में जिएंगे, क्या जिएगा ना? तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, कोई भी एक मान को डिनोट कीजिए। देखो व्यवरोध मेरे को क्या दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था? x + y और ग्रेटर देन 4 था ना? हाँ बिल्कुल था। तो x + y = 4 हम चेंज कर दिए, व्यवरोध को चेंज, अवरोधों को चेंज कर दिया ना। हम क्या लिखें? x + y = 4 जैसे लिखे। इसमें देखो अभी हम समझा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। x + y क्या दिया हुआ है? x + y = 4 यानी कि इसका जो सिंबल दिया हुआ है बराबर में चेंज यानी कि कन्वर्ट करना है। या फिर बोल रहा है कि ज़्यादा या फिर कम या फिर बराबर, बोल रहा है कि नहीं? ज़्यादा या फिर कम या फिर बराबर, यही तो है, ज़्यादा या फिर कम या तो बराबर। इसी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है इन दोनों को। तो आई होप कि आप लोग इतने बातें को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देने वाली बात उसके बाद क्या था कि x + y = 4 जैसे आया। क्या? x + y = 4 जैसे आएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात था क्या? अब एक का मान हम x का मान मान लेते हैं x का मान 0। ठीक है, x का मान क्या मान लिए? 0। तो y का मान क्या आएगा? x का मान जैसे 0 आएगा तो y का मान ऑटोमेटिक 4 आ ही जाएंगे। तो वही a नंबर बिंदु मान के मैंने निकाले a, फिर 4 सॉरी x का मान कुछ अलग था। डोंट वेरी, मैंने फिर से आप लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे। अब देखो क्या था? x + y = 4 था ना? था कि ना? बिल्कुल था। तो इसमें क्या किया गया था? y का मान लिया था 0। ठीक है, y का मान लिया था 0। तो x का मान ऑटोमेटिक 4 आ जाएंगे। x = 4 नहीं आएंगे, y के स्थान पे 0 हो गया तो x = 4। तो यही तो आप लोगों को सिखाया गया था बचपन में। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है उसके बाद y का। तो ये x वाला मान है, ये y वाला। तो x का 4 y का 0, x का 4 y का 0। समझ गया ना? फिर y वाला b वाला पॉइंट निकाला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी बातें को मेरे कन्फ्यूजिंग नहीं हुआ होगा, क्लियरली समझ लिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? अब देखो दिए गए समीकरण x + y > 4 को समीकरण में बदलने पर प्राप्त होता है। x = 0, y = 0 रखने पर 0 ग्रेटर देन जो सत्य है मूल बिंदु इस क्षेत्र में स्थित है। यानी कि बोला गया है कि x का मान 0 यानी कि x और y जो है, क्या x और y जो हैं, x और y क्या बोल रहे हैं? x और y इसमें एक स्थान पे एक मान को पुट करना है। क्या? एक स्थान पे एक मान को पुट करना है। x + y > 4 यही है ना?
अगर यह चीज़ है तो इसमें आप लोगों को एक बातों को ध्यान में रखना है। x का मान हम मूल बिंदु बोले थे 0 या फिर 0 लेना है, ठीक है। x का एक बार लेना है, एक बार y का मान, ठीक है। दोनों बिंदु लेना है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन की सेंटर 0 0 हम बोल के समझा दिए थे पहले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर जो बच्चे उनको समझ लिए होंगे तो उन बच्चों को अच्छे तरीके से याद होंगे, ठीक है। 0 0 समझाए थे ना, तो उसमें यही बातों को आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, तो x के स्थान पे मैंने एक बार 0 पुट कर दिया। 0 करेंगे तो क्या आ जाएंगे y, यही प्राप्त होंगे कि ना? हाँ बिल्कुल होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात था, ये जैसे होगा प्राप्त, इसमें एक बात ध्यान देना है, y ग्रेटर देन 4, बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि 4 तो कहीं y का मान के बराबर नहीं है। सॉरी y का मान क्या मान लिए? 0। x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो आ जाएंगे 0, यानी कि x का मान 0 प्लस में y का मान 0 बराबर मान क्या आ जाएगा? 0। तो 0 फिर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब इसमें बताओ 0 बड़ा या 4 बड़ा क्या है? बड़ा सबसे बड़ा क्या है? 0 है या फिर 4 है? आप ही लोग बताइएगा। 4 बड़ा है। तो आप लोग को बचपन में क्या सिखाया गया था कि जिसका मान बड़ा होगा उसका मुंह उधरे खुला होगा। देखो है ना, जब खुला है तो यह बात क्या है? सत्य है। मूल बिंदु इस क्षेत्र में स्थित है, यानी कि मूल बिंदु 0 0 इसी क्षेत्र में स्थित है। तो आई होप कि आप लोग इसी तरह जितनी बात मैंने अभी डिनोट करवा रहे हैं सेम इसी तरह आप लोग एग्ज़ाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। आप लोग को 6 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग बुक का सारा क्वेश्चन गायब कर दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बस यही था और कुछ था नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब इसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा हुआ है, अभी इतना ही बाकी है। अब देखिए उसके बाद क्या ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो ध्यान में रखना है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या दिया हुआ है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली अब बात क्या था कि ध्यान देने वाली बात था कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 के क्षेत्र में रेखा x प्लस वाई और उनके मूल बिंदु की ओर है, यानी कि जो मैंने अभी उधर बताए सेम वही चीज़ को यहाँ पे डिनोट मैंने करके दिया है, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन 0 का क्षेत्र y अक्ष की दाईं ओर y अक्ष है, यानी y अक्ष की दाईं ओर y अक्ष है। तो y ग्रेटर देन 0 अक्ष क्षेत्र में x अक्ष पर है और x अक्ष के ऊपर है, इससे बना वेनिस्ट क्षेत्र त्रिभुज OAB है, ठीक है। क्या है? OAB। तो अब यहाँ देखो OAB है। अब मैंने वही चीज़ को समझाएंगे, क्या समझाएंगे? जो बात मैंने समझाए। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक ग्राफ ले लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक ग्राफ ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक ग्राफ ले लीजिएगा। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आप लोग एक ग्राफ खरीद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, एक ऐसे फिर ऐसे करके डायरी खींचना है। देखो बाबू मेरे पास तो कोई पेन है नहीं, जिसके वजह से थोड़ी सी डायरी खींचने में टेढ़ी हो रही है। तो ऐसे करना है। फिर उसमें मेरा एक यानी कि पहला बिंदु, इसको हम क्या लिखते थे? x डैश, और फिर इसको x, फिर y और फिर y डैश। ऐसे ही ना, बिल्कुल बचपन में ऐसे ही सीखे थे सर। फिर उसके बाद ध्यान देना, मेरा जो मान आया, पहला मान था क्या? a वाला था 4,0 और b वाला सर निकाले थे 0,4। यही ना निकाले थे? जी सर बिल्कुल यही निकाले थे। जैसे निकाले थे
वैसे ही मैंने यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे लिखते थे ना, 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4। सर लिख दिए हम भी, ठीक है। आप लोग अगर लिख दिए तो हम भी यहाँ पे लिख दिए। तो अब मैंने यही ग्राफ समझ लिया होगा, अब ग्राफे में हम समझाएंगे। तो 4 4 तक लिख दिए। तो मेरा 0, पहला ए का मान क्या था 4,0, फिर बी का मान क्या हम निकाले थे 0, इसी चीज़ को अब मैंने डिनोट करेंगे। तो 4 नंबर पे x का मान x का मान, ये x था, ये y था, x का मान 4, तो x के स्थान पे x वाला डाली ये है, और 4 किधर लाना है तो आएगा इधर, पॉजिटिव में लाना है ना, पॉजिटिव वाला इधर होता है और इधर निगेटिव वाला होता है, क्योंकि हम जानते हैं यह प्लस कोमा प्लस और यह प्लस माइनस कोमा प्लस और यह प्लस माइनस कोमा माइनस और यह माइनस कोमा प्लस। ऐसे ही तो बचपन में सीखे थे। तो इतनी बात अगर सीख लिए हैं तो अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या था। अगर इतना बात आप लोग माइंड में डिनोट कन्वर्ट करके रखे हो तो इसमें देखो, इतना करने के बाद सबसे पहला ध्यान देने वाली बात था क्या, इतनी करने के बाद तो 0,4 तो 4 x के स्थान पे 4,0, यानी कि मेरा पहला बिंदु यहाँ कटता है, दूसरा बिंदु बी नंबर का बिंदु 0,4 कहाँ बनेगा 0, x का मान लेना है x वाला 0, तो यहाँ पे 0 x वाला, और y लेना है 4 के स्थान पे y 4 के स्थान पे यहाँ। तो मेरा एक लाइन खींचेगा, ये वाला लाइन खींचना पड़ेगा, तब फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे और ऐसे बिना सोचे समझे खींच देंगे। खींचने के बाद मेरा यहाँ पे एक अभिष्ट मान लिए थे जो कि 0,0 लिए थे ना, लेने के बाद मान क्या आया था, सत्य आया था। क्या आया था, सत्य। और जब सत्य आ जाए तो रेखा बनेगा क्षेत्र के अंदर की ओर, और जब असत्य आएंगे यानी कि क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे तब बनेगा बाहर की ओर। लेकिन मेरा क्या आया, बाहर की ओर था नहीं, सत्य था अंदर की ओर था, तो इसलिए मैंने अंदर को क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके घेर देंगे। क्या करेंगे, घेर देंगे। तो मैंने अभी नेक्स्ट कलर लेके घेर देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा मैंने कैसे घेरते हैं इसको, बिल्कुल ऐसे करके घेर देना है, ठीक है। क्या करना है, घेर देना, क्योंकि अंदर के ओर हुआ था तो अब इतना घेर दिए। अब उसके बाद ग्राफ का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो बिंदु रहेगा उस बिंदु को कन्वर्ट करके इतना दूर तक करेंगे, उसके बाद ग्राफ का काम हो जाए तो अब उसके आगे चलेंगे। अब उसके आगे मैंने क्या जो लिखेंगे सेम टू वही आप लोगों को भी करना है अगर 12th क्लास में टॉपर बनना है, क्योंकि रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 to 3 में कई बच्चों को टॉपर बना दिए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग का भी टॉपर बनने की मकसद आएंगे। अब देखो, अब क्या बोले, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो था वही रहेगा। देखो, अब चित्र में दिए गए कोनी बिंदुओं पर z का मान निम्नलिखित सारणी पर ज्ञात करेंगे। तो कोनी बिंदु क्या निकला, 3 बिंदु देखो निकला होगा। पहला बिंदु O है कि नहीं, पहला बिंदु O, दूसरा A और तीसरा क्या था AOB। तो हम लिखेंगे घिरा हुआ क्षेत्र AOB। हम AOB अब सोचते हैं क्यों लिए सर, क्योंकि मेरा घिरा हुआ क्षेत्र यानी कि इसमें जो घिरा ये अंदर के ओर घिरा, तो अंदर के ओर देखो एक ट्रेंगल के जैसा आविष्कार हुआ होगा, इसीलिए मैंने
ओ बी मैंने एक ट्रायंगल समझ के कोनी ए का मान बोलेगा क्या है, तो बच्चे निकला है 4,0 और ओ का मान पूछेगा क्या है, तो 0,0। फिर बी का मान क्या है, तो 0,4। तो यही कोनी मान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कोनी मान वही हम लिखे ना 0,0, 4,0, 0,4। अब जेड के संगत मान यानी कि जेड का मान यानी कि जेड का संगत मान, जेड का एक वैल्यू आप लोगों को सबसे पहले ऊपर में दिया होगा, जो कि जेड का वैल्यू यहाँ पे अभी आप लोगों को सिखाते समय बताए थे। देखो जेड का मान दिया हुआ है ना, जिसको अवरोध बोला जाता है। तो देखो अवरोध यही हम अवरोध यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू 3x + 4 किए। अब इसी में ई एक्स वाला था और ई वाई वाला था, तो एक्स वाला ई एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, यानी 3,0 जोड़ 4 है तो 4 गुना वाई का स्थान पे क्या है 0, तो 0 लिखना। 3 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 0 0, तो मान आता है क्या 0, यानी जेड का मान 0। तो यही हम यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखो बी का मान उसी तरह पुट करेंगे। 3 था, एक्स के स्थान पे 4 लिखना है, प्लस में 4 गुना वाई के स्थान पे 0 लिखना है, तो 0 लिख देंगे। तो इसको पुट करेंगे तो आएगा 12 लिख दिए। फिर उसके बाद इसको पुट उसी तरह करेंगे सेम, तो आएगा 16। तो पूछा गया था क्या, हम लोगों से क्या पूछा गया था, अधिकतम मान क्या है। देखो अधिकतमीकरण मान पूछा था, क्या होगा, क्या पूछा था, अधिकतमीकरण मान क्या है, अधिकतम मान। तो इसमें से आप लोगों को अब ढूंढ के आप ही लोग बताओ कि इसमें अधिकतम मान कौन सा है। अधिकतम मान क्या है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे अधिकतम मान दिया हुआ है क्या, इसलिए अधिकतम मान सबसे ज़्यादा, इसमें अधिकतम मान क्या है, सबसे ज़्यादा मान क्या है, तो 16 था, जिसके वजह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या 16। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।